Okay, welcome friends. Namaste. नमस्ते। Welcome to this eighth lesson. आज 8वां लेसन है हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्स का। तो जैसा कि बार बार हर एक क्लास में लेसन के पहले रिपीट करता हूँ कि अभी हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद द बेसिक्स और अल्टीमेट एम तो हमारा कृष्णमूर्ति पद्धति है केपी, लेकिन उसके लिए वैदिक के बेसिक्स को हमको जानना जरूरी है। बेसिक्स दोनों के सेम होते हैं, तो इसीलिए और उसके बाद हम जो आप लोगों में से ऑप्ट करेंगे फुल वैदिक पढ़ने के लिए, उनको फुल वैदिक पढ़ाऊंगा। और अगर कोई वैदिक नहीं पढ़ना चाहता है और बेसिक्स वैदिक के बाद अगर वो सीधे सीधे जो है केपी में जाना चाहता है तो वो वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये रहती है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको दोनों आना चाहिए, वैदिक में और केपी दोनों आना चाहिए। बाद में जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे देन इट इज अप टू यू, आप किसको प्रेफर करते हैं। जैसे पर्सनली मेरी अपनी राय है ये कि जन्म पत्री देखने में नेटल एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं जन्म पत्री, उसके लिए मैं वैदिक पर काफी हद तक डिपेंड करता हूँ। और प्रश्न पद्धति जो है वो केपी जो प्रश्न में केपी, इट इज ऑलमोस्ट ए परफेक्टेड साइंस। कृष्णमूर्ति पद्धति इन प्रश्न, इवन इन नेटल इट इज अ परफेक्टेड साइंस, लेकिन उसमें टाइम ऑफ बर्थ का बहुत चक्कर होता है। एट टाइम्स इवन सेकंड्स विल मेक डिफरेंस। वो क्यों ऐसा होता है जब हम केपी स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एनीवे, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नाउ दिस इज द फर्स्ट लैडर टू बेस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दी प्लैनेटरी स्टेट्स, है ना। प्लैनेट्स किस किस अवस्था में रहते हैं और प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को हम कैसे गेज करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में। जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से कौन सा प्लैनेट कितना मजबूत है या कितना वीक है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्लैनेट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आज मैं अब स्क्रीन खोलना शुरू कर रहा हूँ। स्क्रीन खोल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर सम स्क्रीन विथ यू। प्लीज पे अटेंशन बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो याद करने वाली चीजें थी, अभी भी हैं, याद करने वाली चीजें कम है, अब कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। सो सी, दिस इज द फर्स्ट प्लैनेटरी स्टेट्स, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा छुपाने की, प्लैनेटरी स्टेट्स को। प्लैनेटरी स्टेट्स को देखिए, स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने जी। देखिए, प्लैनेटरी स्टेट्स मतलब प्लैनेट्स किन किन अवस्था में रहते हैं एक हॉरोस्कोप में, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं समझाता जाऊंगा आप लोगों को। देखिए, प्लैनेटरी स्टेट्स इन एनी गिवन हॉरोस्कोप, planets can be in different states. That is number one, infancy। इन्फेंसी को हिंदी में हम कैसे समझते हैं? इन्फेंसी का क्या मतलब होता है? इन्फेंट किसको बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं बच्चे को, ठीक है ना। तो प्लैनेट्स जो हैं, अभी तक हमने लॉन्गिट्यूड डिस्कस किया था, कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री पर हो सकता है। प्लैनेट्स डिग्री पर रहते हैं, हमारी लग्न भी किसी डिग्री पर होती है, प्लैनेट्स भी किसी डिग्री पर होती है। वो हम नेक्स्ट स्क्रीन में जब जाएंगे तब आपको समझाएंगे क्या मतलब उसका। अभी आप ये समझ लीजिए, एनी प्लैनेट विद ए लॉन्गिट्यूड डिग्री को कहते हैं। एनी planet with a longitude of up to 5 degrees is said to be in infancy and is considered to be weak when it comes to giving its relevant result। कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली में अगर 5 डिग्री से कम का है, 5 डिग्री से कम का है, तो उसकी क्षमता अपने रिजल्ट देने की,
जो भी उसको रिजल्ट असाइंड है, वो क्या रिजल्ट असाइंड है वो आगे में हम प्रिडिक्शन में पढ़ेंगे कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा। लेकिन कोई भी ग्रह हो वो, अगर वो 5 डिग्री से कम का होता है जन्म के समय में, तो वो कमजोर हो जाता है। अपने 100% रिजल्ट्स देने के लिए इट बिकम्स वीक, उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। इट इज नॉट दैट कि स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। 0 डिग्री का अगर है तब तो स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उसकी खत्म हो जाती है। खैर, सिर्फ इन्फेंसी एक स्टेट नहीं है जिसके चलते उसकी वीक हो जाता है, वो और किसी जो है अवस्था के वजह से स्ट्रांग हो सकता है। कहाँ बैठा है वो अब हम धीरे धीरे देखेंगे। ये तो इन्फेंसी की बात हो गई। जैसे हमने बताया था ना, हर एक, अब हम आते हैं ओल्ड एज पर। ओल्ड एज, ये इन्फेंसी पढ़ी, बचपना, बाल अवस्था जिसको बोलते हैं। तो 5 डिग्री से कम या 5 डिग्री तक कोई भी ग्रह जो है बाल अवस्था में रहता है, तो रिजल्ट देने की क्षमता कम हो जाती है। अभी वीकनेसेस ऑफ प्लैनेट्स जब हम देखेंगे तो इसको और ठीक से समझेंगे। ओल्ड एज, एनी प्लैनेट with a longitude of 25 degrees and above, ठीक है, 25 degrees and above is said to be in old age and is also not capable of giving its full promised result। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। हमने बताया था ना कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो कोई हर एक ग्रह किसी न किसी राशि में बैठा रहेगा, तो उस राशि में वो ग्रह कितने डिग्री पर बैठा हुआ है उस पर उसकी ताकत डिपेंड करेगी। वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स, बहुत तरह की ताकत होती है या वीकनेसेस होती हैं। तो अगर 5 डिग्री तक है तो कमजोर है, और 25 डिग्री से ऊपर है तो उसको हम कहते हैं ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है, वृद्धावस्था में है वो। तो उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हो जाती है। देखिए, ऑल प्लैनेट्स इन देयर ओन मूल त्रिकोण साइन, कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण साइन, अब आप लोग को सबको क्लियर है ना जी। कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण साइन, एग्जॉल्टेड साइन, एग्जॉल्टेड क्या हुआ, एग्जॉल्टेड का मतलब उच्च उच्च उच्च। कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठा है या एग्जॉल्टेशन राशि के में बैठा है और अपने फ्रेंडली साइंस में बैठा है, आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग टू गिव द रिजल्ट। ये स्ट्रेंथ को ऐड करता है। कोई प्लैनेट अगर अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, या अपने दोस्त ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, वो अभी आगे आएगा, अभी आगे इसी में है। दोस्त और दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त और दुश्मन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि है तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसको हम लोग बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्बस्ट प्लैनेट्स। कॉम्बस्ट प्लैनेट्स क्या हैं, अस्त ग्रह। अस्त वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के नजदीक होते हैं, सूर्य के नजदीक होते हैं। जैसे ये देखिए क्या है, whenever a planet comes near to the sun it loses its luster, मतलब उसकी चमक खत्म हो जाती है, ताकत समझ लीजिए आप, to a certain extent and also its strength। सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आता है तो उसकी चमक का जो रोशनी कम हो जाती है, मध्यम हो जाती है, और उसकी स्ट्रेंथ इस वजह से कम हो जाती है। If such a combust planet is also weak on account of other factors, it becomes very weak and at times its significations do not even take birth। अगर कोई ग्रह सूर्य के नजदीक है, कितना नजदीक है वो नीचे डिग्रीज हमने दी हुई है, अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है सूर्य के नजदीकी होने के वजह से, और वो ग्रह अन्य कारणों के अन्य कारणों के वजह से भी अगर कमजोर है, यानी कि ऑलरेडी कमजोर है, जैसे मान लीजिए कि वो वृद्धावस्था में है, वो बाल अवस्था में है, वो किसी खराब मैलिफिक हाउस में बैठा हुआ है, शेर बार, तो ऑलरेडी कमजोर है। तो ऐसे ग्रह अगर अस्त हो जाते हैं तो उनकी पावर जो है रिजल्ट देने की बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। Planets are said to be combust when they are placed
विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द सन। सूर्य के दोनों तरफ ग्रह जब बैठे रहते हैं तो उनको हम अस्त बोलते हैं। कितने डिग्री पर बैठे रहते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। ये नीचे टेबल दिया हुआ है। चंद्रमा 12 डिग्री तक, चंद्रमा की पोजीशन अलग है, उसको हम अभी आएंगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 12 डिग्री तक अस्त हो जाता है चंद्रमा। मंगल दोनों तरफ, सूर्य कहीं बैठा है तो सूर्य के 12 डिग्री इधर, मान लीजिए सूर्य 5 डिग्री पर बैठा हुआ है किसी राशि में, तो 5 और 12 इस तरफ 17 और उस तरफ घटा करके देखिए कहाँ आएगा। 5 इधर है तो 12 के लिए 7, पिछले राशि में 12 डिग्री आइदर साइड में अगर चंद्रमा बैठा है तो वो अस्त है। मंगल 17 डिग्री के फासले पर सूर्य से अस्त होता है। बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, जुपिटर 11 डिग्री और सैटर्न 15 डिग्री। राहु केतु अस्त नहीं होते, उनको अस्त नहीं माना जाता है। और दूसरी बात, ये रेड में हमने लिखा है, प्लीज नोट दैट कंबशन मे नॉट ऑलवेज बी बैड, वी शैल डिस्कस दिस एज वी गो अलोंग। हमेशा जो है कंबशन खराब नहीं होगा, उसको क्वालिफाई करते हैं। जहां सूर्य जो है शुभ ग्रह है और उसके साथ बैठने वाला भी अगर शुभ ग्रह है तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है, उसको हम और क्वालिफाई करेंगे। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। राहु एंड केतु आर नेवर ट्रीटेड एज कॉम्बस्ट। राहु केतु ग्रह नहीं होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह। सोलर सिस्टम में राहु केतु को ग्रह नहीं माना जाता है। जैसे है ना, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, सैटर्न ग्रह है, उस तरह से हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु जो है ग्रह नहीं, छाया ग्रह होते हैं, तो वो अस्त उनको नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये वाला पेज होगा। नेक्स्ट ये पेज है। अब आइए, ये हमने देखा, ये अवस्थाएं इतनी। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स, सन मून एंड मार्स आर फ्रेंड्स, जुपिटर इज देयर परसेप्टर, ये एक ग्रुप है। सन मून और मार्स ये दोस्त होते हैं और जुपिटर उनका परसेप्टर है, मतलब गुरु है। सैटर्न मरकरी राहु केतु आर फ्रेंड्स एंड वीनस इज देयर परसेप्टर, ये दो ग्रुप है, ठीक है। प्लैनेट्स इन द कंपनी और हाउस ऑफ फ्रेंड्स feel happy, thus gain strength. Enemies, planets in one group mentioned above are generally inimical to planets in the other group. For example, Saturn is an enemy of Sun and so on. इस पर ज्यादा आप तवज्जो मत दीजिएगा, ये आगे हमारे डिस्कशन में कहीं नहीं आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, बता दिया हमने। एस्पेक्ट्स, दृष्टियां हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को ध्यान है ना, दृष्टियां जी, कौन से ग्रह की कितनी दृष्टि, 7वीं किसकी, 5वीं किसकी, 9वीं किसकी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो भी एक प्लैनेटरी अवस्था होती है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस अलग से नहीं कर रहे हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? स्वीटी जी बता सकती हैं कंजंक्शन का क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं कंजंक्शन से? पूनम जी आप बता सकती हैं? चलिए ठीक है। कंजंक्शन युति को कहते हैं। युति मतलब क्या होता है हिंदी में? युति मतलब युक्त, युक्त, एक दूसरे के साथ युक्त। युक्त मतलब एक साथ बैठे हुए, ठीक है। देखिए, when planets are situated within a distance of 5 degrees of each other on either side, किसी भी राशि में कोई ग्रह एक दूसरे के 5 डिग्री अगर आगे पीछे हैं तो वो कंजंक्शन में इंग्लिश में बोलते हैं, वो युक्त हैं 5 डिग्री आगे पीछे। जैसे सूर्य 5 डिग्री पर है, सूर्य को छोड़िए, शुक्र 5 डिग्री पर है, उसके दाहिने तरफ मान लीजिए कि बुध जो है 7 डिग्री पर है और उसके बाएं तरफ कोई प्लैनेट 2 डिग्री पर है, तो 5 डिग्री से कम का फासला है, तो वो उनको हम युति मानते हैं, युक्त है वो, तो वो एक दूसरे के ऊपर अपना असर देते हैं।
they are said to be in conjunction and have an impact on each other. उन एक दूसरे के ऊपर उनका असर होगा. Whether the impact is bad or good depends on the nature of the planet, which we shall study as we progress. उनका एक दूसरे के ऊपर खराब असर होगा, अच्छा होगा, न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करेगा वो प्लैनेट कैसा है, किसके साथ बैठा है, दुष्ट ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं, या एक दुष्ट है दोनों शुभ हैं, या एक दुष्ट है एक शुभ है, तो क्या असर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक्चुअल प्रेडिक्शन पर आएंगे. ये देखिए, ये अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, ये एस्पेक्ट्स तो हमने पढ़ लिया है. ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में ये टूल्स हैं. एस्पेक्ट एक टूल है, कंजंक्शन युति एक टूल है, और अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. अफ्लिक्टेड प्लैनेट का क्या मतलब है कि उसके ऊपर बुरा असर, किसी प्लैनेट के ऊपर अगर वो किसी भी कारणवश अगर वो कमजोर होता है या मैलेफिक होता है, तो उसको हम अफ्लिक्टेड प्लैनेट बोलते हैं. क्या होता है समझाने की कोशिश इसमें हमने की है. व्हेनेवर अ प्लैनेट इज कंजंक्ट विद अनदर मैलेफिक प्लैनेट, ऊपर हमने कंजंक्शन पढ़ा ना. कंजंक्शन क्या मतलब है बताइए? युति, युक्त होना, एक दूसरे के साथ बैठना. तो यहाँ हमने लिखा है क्लोजली बैठा हुआ. अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स एंड हाउसेस, whenever a planet is conjunct with another malefic planet. मैलेफिक और फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक हम पढ़ चुके हैं ना. कल ही हमने यहाँ पढ़ा पे था. फंक्शनल मैलेफिक का ही बात कर रहा है. हम जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें ये आप अंडरस्टूड रहेगा. इवन इफ आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन फंक्शनल, planets are always functional natural malefic और natural benefic हमारे इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में नहीं है. वो कॉन्सेप्ट नहीं मानते. फंक्शनल ही मैलेफिक होगा, क्योंकि वो फंक्शनल मैलेफिक किसी और हॉरोस्कोप में, जैसे हमने बताया उस एग्जाम्पल के तौर पे, वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो फंक्शनल मैलेफिक है, लेकिन जेमिनी लग्न की कुंडली में वही फंक्शनल बेनिफिक हो गया. तो फंक्शनल वर्ड याद रखिएगा जब भी हम रेफर करते हैं मैलेफिक या बेनिफिक, दे आर ऑलवेज फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक. ठीक है. whenever a planet is conjunct with another malefic planet, it is said to be afflicted by the malefic planet. malefic मतलब evil planet. whenever a planet, कोई भी ग्रह अगर किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ युति में है, तो वो प्लैनेट को हम कहते हैं कि ये अफ्लिक्टेड है. अफ्लिक्टेड है मतलब उसके ऊपर बुरा असर हुआ. अफ्लिक्शन मतलब बैड इंपैक्ट, जो कि उसको या तो कमजोर कर देगा या उसको बिल्कुल बुरी तरह से कमजोर करेगा या ऑलमोस्ट मैलेफिक बना देगा. कोई जरूरी नहीं मैलेफिक बना देगा, लेकिन उसको बिल्कुल अफ्लिक्टेड मतलब कमजोर. Similarly, whenever a malefic oblique evil planet aspect another planet or house, the aspected planet or house is said to be afflicted. अभी ये आगे एग्जाम्पल में हम इसको और क्लियर करेंगे. देखिए, हम लोग एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं ना, तो किसी मैलेफिक एस्पेक्ट का प्लैनेट की अगर दृष्टि किसी दूसरे प्लैनेट पर है, मैलेफिक, देखिए अफ्लिक्टिंग प्लैनेट कैन ओनली बी अ फंक्शनल मैलेफिक. ये ध्यान रखिएगा. अफ्लिक्शन जो है वो केवल किसी भी हॉरोस्कोप में फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट द्वारा ही किया जा सकता है. फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट किसी को अफ्लिक्ट नहीं करेगा. एनी प्लैनेट कैन बी अफ्लिक्टेड. कोई भी प्लैनेट, वो फंक्शनल बेनिफिक हो या फंक्शनल मैलेफिक हो, वो खुद अफ्लिक्ट हो सकता है. लेकिन अफ्लिक्ट करने वाला प्लैनेट जो है, अफ्लिक्टिंग प्लैनेट, कैन ओनली बी अ फंक्शनल मैलेफिक. आप समझ रहे हैं डिस्टिंक्शन ना? अफ्लिक्शन सिर्फ जो है दुष्ट ग्रह करेगा,
फंक्शनल दुष्ट ग्रह करेगा, लेकिन अफ्लिक्टेड जो है, चोट किसी को भी पहुंच सकती है। अफ्लिक्टेड मतलब चोट समझ लीजिए, चोट फंक्शनल बेनिफिक को भी पहुंच सकती है और फंक्शनल मैलिफिक को भी पहुंच सकती है। चोट पहुंचाने वाला हमेशा, अफ्लिक्शन करने वाला हमेशा फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट रहेगा। दुष्ट ग्रह ही चोट पहुंचाएगा। चोट प्लैनेट को भी पहुंचा सकता है और जिस हाउस को वो देख रहा है, देखने का भी जो है दृष्टि भी जो है ना 5 डिग्री की होनी चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, 5 डिग्री हम किसको बोलते हैं, 5 डिग्री किसको बोलते हैं, इसके नेक्स्ट वाले स्क्रीन में हम उसको क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है या थोड़ा रुकूं? थोड़ा रुक के सर फिर से बताइए। आप लोग क्या समझे बताइए, अंशुमन जी बताइए क्या समझे, फिर मैं देखता हूं। पहला तो मैं समझा कि सिर्फ एफ्लिक्टिंग फंक्शनल बेनिफिक सॉरी मेलेफिक प्लैनेट्स ही एफ्लिक्शन कर सकते हैं। अफ्लिक्शन का प्लैनेट, अफ्लिक्शन का मतलब क्या हुआ? चोट पहुंचना। हाँ, चोट पहुंचाना। एंड वो एफ्लिक्शन करेंगे थ्रू कंजक्शन एंड एस्पेक्ट। ठीक है, कौन करेगा? एफ्लिक्टिंग फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स। फंक्शनल मैलेफिक, सिर्फ दुष्ट ग्रह चोट पहुंचाएंगे जी। शुभ ग्रह चोट नहीं पहुंचाएंगे, वो चोट खा सकते हैं। फंक्शनल दुष्ट ग्रह द्वारा एक शुभ ग्रह चोट खा सकता है, लेकिन चोट पहुंचाने वाला हमेशा दुष्ट ग्रह ही रहेगा, फंक्शनल दुष्ट ग्रह। ठीक है। अफ्लिक्शन रेंडर द अफ्लिक्टेड प्लैनेट और हाउस वीक। अगर कोई प्लैनेट जो है अफ्लिक्टेड हो जाता है, चोट खाता है, या कोई भाव चोट खाता है, तो प्लैनेट और भाव वीक हो जाता है एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट और हाउस। चोट खाएगा तो नेचुरली जो है उसकी ताकत कम हो जाएगी, अच्छे फल देने की ताकत उसकी कम हो जाएगी। मैलेफिक अगर मैलेफिक को चोट पहुंचाता है ना, तो वो बहुत बुरा असर देगा। मैलेफिक अगर मैलेफिक को चोट पहुंचाएगा तो वो बहुत बुरा असर देगा। वो सब आगे हम लोग अभी करते हैं, ये खाली बेसिक कॉन्सेप्ट है। Whenever a planet is afflicted, ये ध्यान से सुनिए, ये खैर अभी और आएंगे, वीकनेस ऑफ प्लैनेट से अब हम डिस्कस करेंगे नीचे वाले पैराग्राफ में। Whenever a planet is afflicted, कोई भी प्लैनेट किसी कारणवश अगर अफ्लिक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो कहीं भी बैठा हो, उसकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। दो बातें हैं, फल हमें प्लैनेट भी देता है, फल हमें भाव भी देता है, घर भी देता है। तो अगर कोई प्लैनेट किसी कारणवश अफ्लिक्ट हो गया किसी दुष्ट ग्रह द्वारा, तो वो कमजोर हो गया। तो अगर वो कमजोर हो गया, यूं समझिए कि अगर हम कमजोर हो गए तो हमारा घर जो है, हमारी मूल त्रिकोण राशि जो हमारी घर है, हमारी दूसरी वाली राशि नहीं, दूसरे वाली राशि का हमारे यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। Whenever a planet is afflicted, कोई भी ग्रह, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो बेनिफिक हो, अगर वो अफ्लिक्ट हो गया, अगर वो चोटीला हो गया, तो उसका जो घर है मूल त्रिकोण राशि, वो घर भी ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। इसको हम और समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आएंगे अभी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉरोस्कोप जब आप एनालाइज करने जाएंगे, हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप, तो उसमें ये वीक प्लैनेट्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। A planet becomes weak on account of several reasons and then is not fully capable of protecting or realizing its general as well as particular significations in a horoscope. A planet is said to be weak when कोई भी ग्रह अगर कमजोर हो जाता है तो उस जन्म पत्री में वो उसके जो सिग्निफिकेशन, उसका जो प्रॉमिस है, वो उसको पूरी तरीके से नहीं डिलीवर कर पाएगा। कैसे कैसे ग्रह कमजोर होते हैं? देखिए ग्रह कमजोर होते हैं, नंबर 1, ये सब ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इट इज कॉम्बस्ट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन। कॉम्बस्ट समझ गए हैं आप लोग ना? कॉम्बस्ट का मतलब हिंदी में, कॉम्बस्ट का मतलब अस्त। अस्त।
ये टेबल है ना, ये देखिए ये टेबल है, ये मैं इसको देखिए, ये है ना टेबल अस्त का। कोई भी ग्रह अगर अस्त हो गया तो वो कमजोर हो गया, ठीक है। ये एक जनरल है, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, उसको क्वालिफाई करेंगे हम, लेकिन जनरली कमजोर हो गया। दूसरा कारण, ग्रह कैसे कमजोर होता है? इट ऑक्यूपाइज मैलेफिक हाउस फ्रॉम द असेंडेंट। 6, 8 और 12 में कोई भी ग्रह बैठेगा, छठे, 8वें व 12वें घर में, तो वो प्लैनेट कमजोर हो जाता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, इट इज इन इट साइन ऑफ डिबिलिटेशन, अपने नीच राशि में कमजोर होता है। चौथा कारण, इट इज इन द स्टेट ऑफ इन्फेंसी और एडवांस स्टेज, बाल अवस्था में या वृद्धावस्था में रहता है तो कमजोर हो जाता है। इट ऑक्यूपाइज इट्स डिबिलिटेशन इन नवांसा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम वर्ग चार्ट्स में आएंगे तब हम पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको मैं रेज का और भी कारण है, इसको मैं कर्सर बदलना पड़ता है तब रेज होता है। ये 5 कारण ये हुए। यहाँ पर आ जाइए, अब इस पेज पे आइए। छठा, कर्सर नजर आ रहा है ना? छठा जी। छठा, इट इज क्लोजली कंजंक्ट और एस्पेक्टेड बाय अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट। ये ऊपर हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अफ्लिक्शन, इट इज क्लोजली कंजंक्ट और एस्पेक्टेड बाय अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, यानी कि इट इज अफ्लिक्टेड बाय कंजंक्शन और एस्पेक्टेड बाय अ मतलब वो अफ्लिक्ट है आइदर बाय कंजंक्शन और बाय एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, अगर किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ है, वो बैठा है युति में, या वो दृष्ट है किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट द्वारा, तो कमजोर होता है। नंबर 7। सर ये वाला फिर से समझा दे जरा, 6 पॉइंट। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ना, हाँ जी, हाँ जी, अफ्लिक्शन का क्या मतलब होता है, पढ़ा था ना? हाँ जी, हाँ जी। चोटीला, एप्लीकेशन का तो मतलब हाँ, बुरा, चोट खाना। इट इज मतलब इट मतलब कमजोर। कोई ग्रह कैसे कमजोर रहा है। हाँ जी, इट हाँ इज जी, क्लोजली कंजंक्ट मतलब किसी फंक्शनल दुष्ट ग्रह के साथ वो युति में बैठा है, ठीक है। वो किसी हॉरोस्कोप में शुक्र मान लीजिए कि हमारा फंक्शनल बेनिफिक है और सैटर्न हमारा फंक्शनल मैलेफिक है, तो शुक्र अगर सैटर्न के साथ बैठ गया युति में 5 डिग्री से कम फासले पर, हाँ जी, तो वो अफ्लिक्ट हो, वो वीक हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न उसको वीक कर देगा। या फिर उनकी दृष्टि, सैटर्न अगर शुक्र को देख रहा है हाँ 5 जी, डिग्री से कम, तो वो वीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। The most effective point of its house of placement is afflicted by a functional malefic planet's aspect or conjunction. देखिए मोस्ट इफेक्टिव हाउस का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे अभी एग्जाम्पल चार्ट में, और अभी और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आप कोई भी हॉरोस्कोप अगर देखिएगा ना, तो राइजिंग डिग्री ऑफ असेंडेंट, लग्न की जो डिग्री होती है ना, आपने देखा होगा कोई भी हॉरोस्कोप में लग्न की एक डिग्री होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय जिस लग्न का उदय होता है, ठीक, वो किसी, जब वो बच्चे की डिलीवरी हुई तो वो लग्न मान लीजिए 10 डिग्री पर है, 10 डिग्री जो है टॉरस पे है, वृषभ है, वो उसकी लग्न हो गई। तो जो 12 तो वो लग्न 10 डिग्री जो है उसको हम कहते हैं MEP, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द लग्न, ठीक है। वो 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चा कब पैदा हुआ, तो उसकी लग्न, जिस लग्न में उसका जन्म हुआ, वो लग्न कितने डिग्री की थी, वो होता है मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, ठीक है। अच्छा अभी आएंगे आगे एग्जाम्पल, फिर हम इसमें वापस आकर समझा लेंगे आपको। मतलब जितनी ज्यादा डिग्री होगी, मतलब जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतना ज्यादा वो अफेक्टेड होगा। नहीं 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 नहीं, वो जिस डिग्री पर वो होगी, वो उस हॉरोस्कोप, उस लग्न का मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट माना जाता है। अब मैं आप समझ लीजिए कि अगर 10 डिग्री लग्न है, तो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट 12 के 12 जो घर है ना, उसकी हाँ जी, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट 10 डिग्री मानी जाएगी। जो लग्न की डिग्री होती है वो 12 घर की मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
12 घर का मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो है या मिड पॉइंट कह लीजिए वो 10 डिग्री होगा। आप समझ रहे हैं ना? देखिए अब क्या कह रहा हूं मैं, ये हम बात कर रहे हैं कोई ग्रह कैसे कमजोर होता है, व्हाट इज अ वीक प्लैनेट। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट is afflicted by a functional malefic planet's aspect or conjunction. The most effective point of its house of placement is afflicted by a functional malefic planet's aspect or conjunction. कोई चलिए इसको हम एग्जाम्पल में खोलेंगे तब समझाएंगे, छोड़ दीजिए अभी आप लोग। चलिए 8वें पर आइए। द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इट्स मूल त्रिकोण साइन is afflicted by a functional malefic planet। देखिए 7 नंबर को हम ठीक फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। 8 नंबर पॉइंट में कैसे कोई ग्रह कमजोर होता है, जैसे मान लीजिए मैं शुक्र का एग्जांपल लेके सपोज चल रहा हूं, किसी भी हॉरोस्कोप में मान लीजिए शुक्र की राशि क्या होती है, मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? 7 लिब्रा। हाँ लिब्रा, ठीक है। किसी भी मान लीजिए 10 डिग्री हमने मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट मान के चल रहे हैं किसी हॉरोस्कोप में 10 डिग्री, और कहीं भी शुक्र बैठा है, उसकी मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर किसी भी घर में हो सकती है, पहले में हो सकती है, दूसरे में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो अगर 7 नंबर की राशि जहां भी बैठी है, किसी भी भाव में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, अगर उसका 10 डिग्री का पॉइंट जो है 7 नंबर की राशि का, अगर वो किसी फंक्शनल मैलेफिक ग्रह के द्वारा अफ्लिक्टेड है, वो 10 डिग्री के आसपास अगर किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का उसके ऊपर दृष्टि है, या कोई फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट लिब्रा में 10 डिग्री के 5 डिग्री दाएं बाएं बैठा हुआ है, तो वो मिड पॉइंट लिब्रा की कमजोर हो रही है। वो लिब्रा जो है, लिब्रा राशि उस हॉरोस्कोप में कमजोर हो रही है। तो लिब्रा राशि अगर कमजोर होगी तो लिब्रा राशि का मूल त्रिकोण राशि है, उसका स्वामी शुक्र है ना, तो कहीं भी बैठा हो वो कमजोर हो जाएगा। शुक्र अपने फल देने की ताकत उसकी कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये 10 पॉइंट जो है ना, इनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। नंबर 9, इट इज कंजंक्ट, इट मतलब वीक प्लैनेट की बात कर रहे हैं। वीक प्लैनेट कैसे होगा? नंबर 9, इट इज कंजंक्ट और एस्पेक्टेड क्लोजली बाय राहु एंड केतु। When Rahu and Ketu are found to be malefic in the horoscope। देखिए राहु केतु हमने आपको शुरू से बताया था, राहु केतु के रिजर्वेशन है। राहु केतु तो अक्सर जो है खराबी करता है, लेकिन राहु अगर अच्छे वेल प्लेस्ड है, अगर राहु वेल 6, 8, 12 में नहीं है और राहु मान लीजिए किसी अच्छे घर में है, तो राहु मटेरियल बेनिफिट्स देता है। लेकिन राहु केतु अगर बिगड़े हुए हैं, 6, 8, 12 में हैं, और वो किसी ग्रह को अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं या किसी भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी हम ग्रह की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। केतु बहुत कम फायदा करता है, केतु ज्यादातर नुकसान करता है, लेकिन राहु मटेरियल बेनिफिट्स देता है। बाकी नुकसान तो करता है राहु केतु पर हम आगे पढ़ेंगे। और राहु केतु वैसे ट्रांजिट में हमेशा नुकसान, ट्रांजिट की अभी बात नहीं करूंगा, बाद में राहु के। लेकिन राहु अगर वेल प्लेस्ड है, मान लीजिए राहु 4th हाउस में है, अगर राहु 4th हाउस में है, वेल प्लेस्ड है, ताकत में अगर है, तो राहु एसेट्स देगा, राहु मटेरियल बेनिफिट्स देगा। आपको मकान दे सकता है, आपको गाड़ी दे सकता है ना, आपको लग्जरी आइटम्स दे सकता है। राहु इज प्योरली अ मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। तो ये कल पढ़ा था ना शायद चैप्टर में। नहीं, हमने रिजर्व रखा था राहु केतु को, है ना। राहु केतु को आउटराइट फंक्शनल मैलेफिक या बेनिफिक हम नहीं करार देते हैं। हाँ, 4th हाउस में होगा तो ठीक है ना। चलिए 10 नंबर,
चंद्रमा का देखिए ये बहुत बड़ी वीकनेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है ना 72 डिग्री सन के दोनों तरफ अगर चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। प्लैनेट्स देखिए मूव करते रहते हैं, हमने पहले भी बताया था, प्लैनेट स्टेशनरी नहीं होते हैं। आपकी जन्म पत्री में जो प्लैनेट है, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो प्लैनेट्स उस समय भी मूव कर रहे थे और वो आपके पूरे जिंदगी में मूव करेंगे। चंद्रमा तो जो है महीने में एक बार जोडियाक का चक्कर लगाता है। तो बर्थ के समय में सन और मून का डिस्टेंस अगर आपस में 72 डिग्री है तो मून थोड़ा सा कमजोर माना जाता है। देखिए, लेकिन उसको हमने क्वालिफाई किया है कि बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। This is not a big weakness. The moon does become weak. The nearer it is, the weaker it becomes. For example, if it is 71 degrees from the sun, weakness is lesser compared to when it would be say 20 degrees from the sun. अमावस्या की जो जन्म होती है ना, जन्म होता है, तो वो दोनों सेम डिग्री पर होते हैं, तो उसमें चंद्रमा बहुत कमजोर माना जाता है। और वो अस्त का कॉन्सेप्ट अलग है। अस्त तो देखिए यहाँ पर 12 डिग्री तक तो वो अस्त है ही है। इसके अलावा भी चंद्रमा सूर्य से अगर 72 डिग्री तक में उसको थोड़ा कमजोर माना जाता है, लेकिन बहुत कमजोर नहीं। अगर जैसे 60-65 डिग्री है तो उसको हम कमजोर नहीं मानेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर नजदीक है वो सूर्य के तो चंद्रमा कमजोर होता है। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग। ये सर देखिए, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर वो 71 डिग्री पे रहे तो वो उतना कमजोर नहीं माना नहीं जाता नहीं जितना नहीं वो नहीं 20 नहीं डिग्री पर होगा, माना नहीं जाता है। होगा। वो देखिए ये प्रैक्टिकल में भी आपको ये थ्योरी, बहुत कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं। जैसे मैंने बताया, ये दोस्त और दुश्मन वाला कॉन्सेप्ट बहुत है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अब देखिए ये देखिए आप, ये अब स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, वीक प्लैनेट्स हो गया, ठीक है। वीक प्लैनेट्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये 10 पॉइंट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स क्या हैं। A strong planet gives positive results of its general and particular significations in a horror. A planet is strong when its longitude is between 10 and 20 degrees. 5 और 25 तो हमने कमजोर कहा, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ में प्लैनेट रहता है जब वो 10 डिग्री से 20 डिग्री में बैठा होता है, तो बहुत मजबूत होता है। 5 में 6 में भी मजबूत होगा वो, और 24 में भी होगा, लेकिन 10 और 20 में मैक्सिमम स्ट्रेंथ में रहता है प्लैनेट। It occupies its own good navamsa and is well placed in divisional chart. ये बाद में करेंगे, डिविजनल चार्ट्स अलग चैप्टर है, इससे अभी आप बॉदर मत होइए। It is under the close influence of strong functional benefic planets either by conjunction or aspect. कोई भी ग्रह के ऊपर अगर किसी फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि होती है या युति में बैठा होता है तो वो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। It occupies its exaltation उच्च राशि में और मूल त्रिकोण और ओन साइन, ये तीनों अवस्था में वो प्लैनेट स्ट्रांग होता है। यहाँ पर अच्छा ठीक है, चलिए। It is close to the MEP of its house of placement. ठीक है, यहाँ शायद मैं एक पॉइंट यहाँ मैं भूल गया हूँ। वीकनेस वाली पॉइंट में मैंने डिस्पोजिटर का पॉइंट मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूँ। ठीक है, एक मिनट में देखिए, रुकिए। देखिए, ये एक हमने ये पॉइंट मैं भूल गया था। डिस्पोजिटर होता है, वो एग्जाम्पल चार्ट में मैं और समझा दूंगा। डिस्पोजिटर अगर किसी प्लैनेट का वीक होता है, डिस्पोजिटर कहते किसको हैं? डिस्पोजिटर हम कहते हैं कि जैसे मैं लिब्रा की बात कर रहा था, लिब्रा का स्वामी कौन है? वीनस। किसी हॉरोस्कोप में अगर लिब्रा में मान लीजिए कि सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है,
सैटर्न बैठा हुआ है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, किसी भी हॉरोस्कोप में अगर लिब्रा में सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, ठीक है, तो शनि का डिस्पोजिटर जो है लिब्रा का स्वामी होगा, लिब्रा का स्वामी शुक्र है, ठीक है। तो अब शनि चूंकि लिब्रा में बैठा है तो शनि की ताकत इस पर भी डिपेंड करेगी कि उसका डिस्पोजिटर शुक्र है, यानी कि उस मूल त्रिकोण राशि का स्वामी शुक्र कहां बैठा है और कितना मजबूत है। कोई भी ग्रह अपने डिस्पोजिटर के स्ट्रेंथ से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता है, ये भी ऐड कर देता हूं मैं, है ना। मतलब वो शुक्र की ताकत को मतलब सैटर्न डिसाइड करेगा कि कितना स्ट्रांग ये फंक्शन शुक्र डिसाइड करेगा सैटर्न की स्ट्रेंथ को। अच्छा, शुक्र डिसाइड करेगा। हाँ हाँ हाँ, नो प्लैनेट, ठीक। नो, इसको मैं और बताऊंगा अच्छे से, नो प्लैनेट कैन बी stronger than its dispositor। कोई भी ग्रह अपने डिस्पोजिटर से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता है, वो उसके लाख उसके गुण हो, हर तरीके से बहुत मजबूत है, लेकिन अगर उसका डिस्पोजिटर कमजोर हो गया तो वो प्लैनेट कमजोर हो जाएगा, अपने डिस्पोजिटर से ज्यादा वो मजबूत नहीं हो सकता है। इसको एग्जांपल से हम और समझेंगे। चलिए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स पे हम आ रहे थे। सिंपल है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लॉन्गिट्यूड इज बिटवीन 10 and 20 डिग्रीज, ऑक्यूपाइज इट्स ओन नवामसा एंड इज वेल प्लेस्ड, ये बाद में डिस्कस करेंगे। It is under the close influence of strong functional benefic planets, either by conjunction or aspect. It occupies its exaltation sign, मूल त्रिकोण sign or own sign. It is close to the most effective points of its house of placement. अगर कोई ग्रह जो है अगर स्ट्रॉन्ग है अदरवाइज और वो अब मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास बैठा हुआ है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उस हाउस की भी ताकत बढ़ जाती है। एग्जाम्पल चार्ट से हम और समझेंगे। चलिए अब देखिए, हाँ ये हमने देखिए नीचे आपको समझाया भी हुआ है, जो मैं बोल रहा था ना, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट एमईपी ऑफ ए हाउस। देखिए इसमें हमने लिखा है द राइजिंग डिग्री ऑफ द असेंडेंट इन एनी हॉरोस्कोप इज ट्रीटेड एज द एमईपी for all the houses in the horoscope. For example, suppose the ascendant in a horoscope is Libra and rising degree is 17.6. This means that the MEP of all the remaining 11 houses will be 17.6 degrees. Any planet which is near the MEP or aspects the MEP within a distance of 5 degrees on either side of the MEP would be impacting the house. ठीक है, would be impacting the house. ये है, if the conjunct or the aspecting planet is a benefic, impact is good, and if it is a malefic, the impact is bad or negative. Most effective point जैसे 17.6 डिग्री राइजिंग असेंडेंट की डिग्री है, तो 12 के 12 घरों की MEP 17.6 डिग्री होगी। 17.6 डिग्री के युति में अगर कोई फंक्शनल मैलिफिक बैठा है तो वो उस भाव को खराब करेगा, या किसी फंक्शनल मैलिफिक की दृष्टि है 17.6 के 5 डिग्री इधर 5 डिग्री हो तो उस भाव को खराब करेगा। फंक्शनल बेनिफिक की युति है या दृष्टि है तो उस भाव को वो मजबूती लेंड करेगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल जो हमने बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ प्लैनेट्स, उससे हम देखते हैं। मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसको फिर समझेंगे, अगर हम वापस आने की आवश्यकता पड़ी तो हम इसको फिर समझेंगे। मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं। देखिए नई स्क्रीन आएगी तो बताइएगा। आ गया सर। देखिए अब वो तो हमने डेफिनेशंस दे दिए। अब ये प्रेडिक्टिव टेक्निक्स का ये फर्स्ट स्टेप है, प्रेडिक्टिव टेक्निक्स
assessing strength of planets in a horoscope. ठीक, assessing strength of planets in a, अरे हाँ चला गया भाई, मैं सभी में डिग्री लिख दिया। हाँ अभी आ रहा है, एक मिनट, गायब हो गया, क्या हो गया, शेयर, ये क्या नहीं, क्यों नहीं खुल रहा है न्यू शेयर? रुकिए एक मिनट, उसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ देखिए, नई एक स्क्रीन खुली है आपके सामने, खुल गई ना? जी सर, हाँ भाई। क्या लिखा है ऊपर, पढ़िए जरा। Predictive techniques, ascending strength of planets in a Assessing. horoscope. Assessing strength. Assessing. Assessing मतलब उनका अंदाज लगाना। Assessing strength, उनको कैसे हम आंकेंगे, strength of planets in a horoscope, ठीक है? ठीक। देखिए इसकी हमने एक यहाँ एग्जाम्पल चार्ट दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, कर्सर को जरा मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए स्टेप वाइज चलना है। अब आप ये समझ जाओ कि अब आपके सामने एक हॉरोस्कोप आया है, तो उसमें आप प्रेडिक्शन के ये फर्स्ट स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। दिस इज अ टॉरस असेंडेंट हॉरोस्कोप, सो द फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स आर, आप लोग बताइए क्या फंक्शन टॉरस का है, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट इसमें क्या क्या होंगे? ये आपको हॉरोस्कोप जब जज कीजिएगा तो ये स्टेप्स में आपको चलना है। वेनस रहेगा, जुपिटर रहेगा, मार्स रहेगा। क्यों? राहु केतु 6th 8th एंड हाँ इन राहु केतु 6th 8th एंड 12th का जो है वही है। 6th हाउस इज लिब्रा and Libra's lord is Venus. 8th house is Sagittarius, lord is Jupiter, and 12th house is Aries, lord is Mars. One thing you must add that their मूल त्रिकोण राशि है। दोनों मूल त्रिकोण राशि नहीं रहेगा तो वो फंक्शनल मैलेफिक नहीं कहलाएगा, नहीं होता। तो ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इज अ टॉरस असेंडेंट हॉरोस्कोप, सो द फंक्शन एफएमपी। अब ये थोड़ा सा क्लियर कर दे प्लीज दोबारा। स्वीटी जी, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का कॉन्सेप्ट आपने नहीं वो किया क्या? किया था सर, वही चीज है। अच्छा ये स्टेप वाइज याद तो करना होगा ना, बिना देखिए पीछे का याद नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कोई एमटीआर रहना चाहिए, छठा, आठा और 12वां घर में। छठे, 8वें, 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि अगर किसी की है तो उसका स्वामी किसी भी हॉरोस्कोप में छठे, 8वें, 12वें में अगर मूल त्रिकोण राशि है तो उसका स्वामी जो है, उसका लॉर्ड, वो उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल मैलेफिक दुष्ट ग्रह माना जाता है। फंक्शनल दुष्ट ग्रह, फंक्शनल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, फंक्शनल मैलेफिक मतलब एक्टिव हो। हाँ वो तो अंग्रेजी हो गया, कार्यकारी दुष्ट ग्रह, ठीक है। स्टेप 2, अच्छा दूसरा क्या है? वीनस, जुपिटर, मार्स। राहु एंड केतु आर क्वाइट वेल प्लेस्ड, राहु एंड केतु आर क्वाइट वेल प्लेस्ड, so cannot be outrightly classified as fact. राहु देखिए 9th हाउस में है, 14 डिग्री में है, तो इसको हम आउटराइट फंक्शनल मैलेफिक नहीं बोल सकते। इसमें राहु का रोल होगा। राहु कब खराबी करता है केतु, वो हम आएंगे ट्रांजिट्स में, जब आएंगे तब बताएंगे। ट्रांजिट में ये हमेशा खराबी करेगा, बट अदरवाइज अपने अंतरदशा महादशा में कुछ अच्छे फल भी राहु देगा, ठीक है। केतु कम देता है अच्छे फल। केतु आपको एस्ट्रोलॉजर बना देगा, केतु आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएगा, ज्ञान देगा, ठीक है। वैराग्य पैदा करता है केतु, एंड इट इज अ प्लैनेट ऑफ मिजरीज केतु। जैसे हमने कल भी या परसों में बोल रहा था कि अगर कोई इवेंट होने वाला है और केतु डोमिनेट कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
जैसे प्रेगनेंसी में केतु अगर देखा गया है, केतु का अगर एक्टिव है प्रेगनेंसी के टाइम में तो अक्सर अबॉर्शन होता है। ये सारी चीजें हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द फंक्शनल बेनिफिट planets. All other planets are functional benefit planets. Number 3, assess the strength and weaknesses of planets on the basis of guidelines already taught in the previous lessons. पिछले कोर्स में हमने वो जो अभी हमने पढ़ाया वो एक चैप्टर था, वो एक क्लास में हमने वो खत्म किया था। ये जब पढ़ाया हमने वो एक हमारा क्लास था अलग से, तो दोनों को हमने कंबाइन कर लिया है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करके हम वैदिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये assess the strength and weaknesses of planets on the basis of guidelines already taught in the previous lesson. वीक प्लैनेट्स क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ा, हमने 10 पॉइंट्स थे प्लैनेट्स के वीकनेसेस के लिए, वो हमने पढ़ा। प्लैनेट्स कैसे वीक और स्ट्रेंथ, प्लैनेट कैसे स्ट्रांग होते हैं पढ़ा। देखिए ये हमने लिखा है, प्लीज रिमेंबर दैट अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स पर जब हम आएंगे तब इस पर हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्लीज रिमेंबर दैट अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कैन आल्सो गिव गुड रिजल्ट्स of its general and particular signification if it is in strength. It need not give only bad results, as the term malefic suggests. देखिए मैलेफिक खाली सिर्फ कह देने से, जैसे शुक्र है, शुक्र को हम मैलेफिक कह दिया हमने, तो शुक्र को हमने अगर मैलेफिक कह दिया तो ऐसा नहीं है कि शुक्र जो है सिर्फ खराब देगा रिजल्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी देखिए आप अब वीकनेसेस जो जज करने की, जो हमने जो वीक प्लैनेट्स जो जज करने के जो क्राइटेरिया, अभी हमने 10 क्राइटेरिया स्टडी किया, 10 क्राइटेरिया स्टडी किया ना हमने, उसमें से आप कोई भी क्राइटेरिया आपको जो याद आ रहा है वो शुक्र पे लागू कीजिए। आप फोटो खींच लीजिएगा ना, क्या फोटो खींचिएगा, मैं वापस जाऊं उसमें, आप फोटो खींच लीजिए, अपने सामने रखिए, तब चलिए फिर वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स वाला फोटो खींचिए कम से कम। मैं स्क्रीन 1 सेकंड को चेंज कर देता हूं। देखिए वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स, फिर आपके सामने रहेगा ना तो आपको आसानी होगी। देखिए देखिए ये वीक प्लैनेट्स, यहां से देखिए ये वीक प्लैनेट्स है ना राइट साइड में। ये स्क्रीन आ गई क्या सामने आपके? जी जी जी। ये वीक प्लैनेट्स ये राइट साइड में यहां से लेकर के और यहां तक की फोटो खींच लीजिए, ये 11 नंबर तक की, ठीक है। उसके बाद हम एक एक प्लैनेट को जज करेंगे उस हिसाब से, या पूरे की फोटो खींच लीजिए आप, स्क्रीनशॉट निकाल के आप कल मैं भेज दूंगा, आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। फोटो खींच लेने से अच्छा रहेगा, फोटो खींच लीजिए, तब वो हम उस चार्ट पे पहुंचेंगे तो एक एक उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीकनेस आपको कहाँ नजर आ रही है। खींच लिया आप लोगों ने फोटो? जी। चेंज करूं मैं स्क्रीन? नहीं खींचे तो खींच लीजिए, तभी अच्छे से स्टडी होगा, क्योंकि नहीं तो फिर बार बार, अभी तो आपको याद तो हुआ नहीं होगा 11, मुंह जबानी नहीं याद हुआ होगा 11 पॉइंट्स, ठीक है। स्क्रीन चेंज करूं? देखिए स्क्रीन हमने चेंज कर दिया। अब मैं किस पॉइंट पर अभी मैं अटका हूं कि प्लीज रिमेंबर दैट अ फंक्शनल, ये देखिए ये रेड में जो लिखा हुआ है, please remember that a functional malefic planet can also give good results of its general and particular significations if it is in strength. It need not give only bad results, as the term malefic suggests. Malefic मतलब दुष्ट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई functional malefic planet in strength है, देखिए strong planet जो है वो functional benefic भी हो सकता है और functional malefic भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। तो अगर
फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट जो है वो अगर इन स्ट्रेंथ है तो हॉरोस्कोप में उसके जो जनरल और पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस हैं उसके वो अच्छे रिजल्ट देगा। खराब कब देगा? वो ट्रांजिट में देगा, वो हम बाद। अभी आप, मैंने ये पर्टिकुलर हॉरोस्कोप इसलिए खाली पिक आउट किया क्योंकि इसमें अब आपने फोटो खींच लिया होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि वीनस जो है, वीनस में की वीकनेस आप हमको बताइए कोई, आपके क्राइटेरिया से कहाँ वीनस जो है, वीनस आप बताइए हमको। वीक देखिए आप, स्ट्रेंथ देखिए, वीनस को आप स्ट्रांग बोलेंगे कि आप पहले स्ट्रेंथ उच्च में बैठा हुआ नंबर 1, तो स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? स्ट्रांग हो गया। और देखिए ना, और देखिए। और 22 डिग्री का है तो स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया। और देखिए किस 11th हाउस में है, किस हाउस में है? 11th हाउस। 11th हाउस सबसे अच्छा हाउस 11th हाउस हॉरोस्कोप का, ठीक है। किसी मैलेफिक की दृष्टि उसके ऊपर है, देखिए। सैटर्न की है। मैलेफिक है क्या सैटर्न? नहीं, मैलेफिक तो नहीं। फंक्शनल मैलेफिक की दृष्टि है? जुपिटर का भी नहीं है, नहीं है। मार्स का भी नहीं है। क्या वो मिड पॉइंट पर बैठा है? अगर केतु की दृष्टि है ना उसमें? केतु की दृष्टि है, लेकिन केतु की दृष्टि है लेकिन डिग्री देखिए ना केतु की। अच्छा, देखिए डिग्री भी देखनी 5 है। डिग्री का जो हमने फासला बताया, अब आप लोगों को ये अब एक्सप्लेनेशन होगा ना इसका। केतु की दृष्टि देखिए आप, कितना फासला है? केतु 14 डिग्री का, वीनस 22 डिग्री है। 7 डिग्री का फासला है, तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और वीकनेस देखिए, एक वीकनेस ये होती है कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट अगर मिड पॉइंट पर है, किसी भी भाव के मिड पॉइंट इस हॉरोस्कोप की क्या है, असेंडेंट की क्या डिग्री है? 5.54। तो अगर कोई फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट जैसे जुपिटर यहाँ, जुपिटर तो फंक्शनल मैलेफिक। हाँ, तो बैठा है ना, तो इट इज अफ्लिक्टिंग दिस हाउस because it is a functional malefic. When a functional malefic afflicts, then it becomes weak as well as it weakens this house. तो फिर वो weakness में आ जाता है उसके। Venus is also a functional malefic, but is it afflicting the midpoint? No. No. And Venus की दृष्टि किस पर होगी? शनि पर तो है लेकिन 7 डिग्री का है। 7 डिग्री नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। 7 डिग्री का फासला। और मिड पॉइंट 5th हाउस के मिड पॉइंट पर है क्या दृष्टि? नहीं, मिड पॉइंट पर तो दृष्टि है क्योंकि 22 कैसे? डिग्री का है। 22 डिग्री का ये है, मिड पॉइंट 5.54 है। तो नहीं है ना, 7 डिग्रीज है। 7 डिग्री। तो वीनस की कोई भी वीकनेस बताइए आप हमको, एनी वीकनेस दैट यू सी इन वीनस, एनी वीकनेस? अभी तक अपैरेंटली तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं है कोई वीकनेस। वीकनेस का फोटो खींचे तो आप 10 पॉइंट को एक बार पढ़िए। कॉम्बस्ट है? नहीं है। दुष्ट हाउस में, मैलेफिक हाउस में बैठा है? 6, 8, 12 में बैठा है? नहीं बैठा है। किसी मैलेफिक की दृष्टि है उसके ऊपर? नहीं है। खुद मैलेफिक है, वो किसी हाउस को इंपैक्ट कर रहा है मैलेफिकली? नहीं कर रहा है। फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट अगर अफ्लिक्टेड नहीं है, ना वो किसी को अफ्लिक्ट कर रहा है, देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। इस जातक की कुंडली में, अभी इस और प्लैनेट्स को हम लोग देखेंगे, इस जातक की कुंडली में शुक्र फंक्शनल मैलेफिक होने के बावजूद भी जब इसकी अंतर दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं, ये जातक को बहुत फायदा हुआ। महादशा नहीं आएगी इसकी 20 साल के लिए, बर्थ चांस की बात है कि अच्छे ग्रहों की महादशा। कौन आ रहा है? एंटर द वेटिंग रूम। तो इस जातक के लाइफ में
Venus, although it was a functional malefic, has given wonderful results. और यही वीनस अगर ये मिड पॉइंट पर होता, देखिए डिफरेंस समझिएगा, यही वीनस अगर मिड पॉइंट पे होता या किसी मैलेफिक की दृष्टि इसके ऊपर नजदीकी होती तो ये खत्म हो जाता, ये कुछ रिजल्ट नहीं दे पाता, ये फिर अनिष्ट करता। वीनस का क्या वीनस के पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस और जनरल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं? वीनस का इस हॉरोस्कोप में पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस है, लाभ भाव में बैठा है, ठीक है, लाभ भाव में बैठा है, 11th हाउस लाभ भाव है ना, हाउस ऑफ विशेस, हाउस ऑफ गेन्स। तो जब जब अंतरदशाएं इसकी आई तो इस जातक को इसने लाभ ही लाभ दिया। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया। फाइनेंशियल स्टेटस का हाउस है, अपने पीरियड में बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, हर तरह का गेन्स अपने पीरियड में इसने दिया। लग्न का स्वामी भी है, लग्न का स्वामी सिटिंग इन द 11th हाउस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वीनस, एक एक ग्रह हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्लैनेट्स अभी हम देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों गायब हो रहा है, ये क्यों गायब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से। अच्छा ये खत्म हो गया लगता है, ये दूसरा हमको, हाँ अच्छा, आई हैव टू ओपन अनदर स्क्रीन, ठीक है। देखिए अब मैं दूसरे स्क्रीन पर आ गया, खुल जाएगी तो बताइएगा। अच्छा वीनस के बारे हमने लिखा था, नहीं वीनस के बारे हमने लिखा था, वो पढ़ा नहीं, पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को क्या लिखा था वीनस के बारे में। वीनस के बारे में देखिए लिखा क्या है हमने वीनस के बारे में, नोट्स देखिए। जजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्लैनेट्स, यहाँ लिखा है वीनस इट इज एक्सॉल्टेड sitting in the 11th house, which happens to be one of the most auspicious houses in any horoscope. It is not closely aspected or conjunct with any functional malefic planet. Overall strength is strong. Therefore, during its dasa periods, it will give protective and positive results of all its general and particular signification. Note that it is an FMP, functional malefic planet, yet हम next page पे चल रहे हैं। Yet देखिए, it is an FMP, yet even when strong will however adversely impact other houses except its functional malefic planet। अब हम उस पर रुक जाते हैं एक मिनट। ये अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छे जो है रिजल्ट देगा, लेकिन ये खराब रिजल्ट भी दे सकता है। कब दे सकता है? कोई भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, हमने आपको बताया ट्रांजिट पर अलग चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। ये सारे ग्रह ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, साउथ इंडियन में क्लॉकवाइज होता है। ये सारे घूमते रहते हैं। तो एनी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, वो कितना भी स्ट्रांग हो, ट्रांजिट में जब वो किसी भी मिड पॉइंट, किसी भी घर के मिड पॉइंट पर वो पहुंचेगा और वहां पर अगर एक आध 2-4 दिन रहेगा तो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो ऑलरेडी बैडली अफ्लिक्टेड है तब तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इस एग्जांपल में वीनस है, तो बहुत नुकसान, टेम्पररी सेटबैक्स दे सकता है, लेकिन नुकसान देगा वो। जब वो किसी भी प्लैनेट से टकराएगा ट्रांजिट में, उस प्लैनेट को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा और किसी भी हाउस के मिड पॉइंट पर आएगा, यानी कि 5.54 डिग्रीज के आसपास आएगा। देखिए 5 डिग्री का फासला जो है ना, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, डोंट गो स्ट्रिक्टली बाय 5 डिग्रीज। 5 डिग्रीज का फासला मैंने इसलिए रखा है,
अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो वो बहुत वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डाल दिया है 2 डिग्रीज 1 डिग्री का। 2 डिग्रीज 1 डिग्री हम नहीं मान के चलते हैं, इसलिए कि नंबर 1 पंचांग टू पंचांग इंडिया में बड़ा फर्क हो जाता है हॉरोस्कोप्स में, ठीक है। डिग्रीज आप देखिएगा, इसी में देखिएगा कि इसी टाइम से किसी पंचांग से बनाइएगा ये हॉरोस्कोप, तो उसमें असेंडेंट राइजिंग असेंडेंट हो सकता है आपको 6 साढ़े 6 डिग्री निकल आए, किसी में जो है 5.54 से कम। वीनस की डिग्री जो है उसमें आपको 2-3 डिग्री ऊपर नीचे मिले, चंद्रमा के ऊपर नीचे मिले, तो उसको थोड़ा सा उसको क्वेश्चन देने के लिए हमने 5 डिग्री रखा है, 5 डिग्री। लेकिन इम्पैक्ट जो है अगर हॉरोस्कोप करेक्ट है तो 2-3 डिग्री पर इम्पैक्ट होता है। वीनस जब ट्रांजिट में घूमेगा तो हर एक घर के मिड पॉइंट के पास जब वो पहुंचेगा, मिड पॉइंट को 2-3-4 डिग्री अलग, 5 डिग्री मान लीजिए, और या 2-3 डिग्री पर ज्यादा इम्पैक्ट देगा तो वो कुछ खराब रिजल्ट दे सकता है। या किसी भी ग्रह के साथ जब वो युति बनाएगा 5 डिग्री से कम की, एकदम से उसके साथ युति में जब सेम डिग्री पर आ जाएगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए वीनस जो है और केतु, खास करके फंक्शनल मैलेफिक्स के साथ जब वो युति बनाएगा ना, तब वो नुकसान पहुंचा सकता है। फंक्शनल मैलेफिक जैसे इसमें जुपिटर और मार्स दोनों फंक्शनल मैलेफिक हैं, तो जुपिटर और मार्स के साथ जब वीनस गोचर में, हिंदी में गोचर कहते हैं, ट्रांजिट में जब वो युति बनाएगा या दृष्टि बनाएगा तो सेटबैक्स देता है, ठीक है। इवन व्हेन स्ट्रॉन्ग विल हाउएवर एडवर्सली इंपैक्ट अदर हाउसेस एक्सेप्ट इट्स मूल त्रिकोण राशि, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रह फंक्शनल मैलेफिक अपने मूल त्रिकोण राशि में जब पहुंचेगा, यानी कि लिब्रा में जब पहुंचेगा ट्रांजिट में शुक्र, तो नुकसान नहीं करेगा, यहाँ पर बीमारी नहीं देगा, यहाँ पर बीमारी नहीं देगा, दुश्मनी नहीं देगा, बल्कि बीमारी से प्रोटेक्शन देगा। इसी तरह जुपिटर जब यहाँ पहुंचेगा अपने मूल त्रिकोण राशि में, जुपिटर जब पहुंचेगा ट्रांजिट में तो नुकसान नहीं देगा। अभी भारतवर्ष की कुंडली में जुपिटर यहाँ है, नीच बैठा हुआ है, यहाँ 8वें भाव का स्वामी है। इट इज द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट इन द इंडियन हॉरोस्कोप। ये नीच का होके शनि के साथ यहाँ बैठा हुआ है 9वें घर में, इसीलिए हिंदुस्तान में जो हो रहा है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है इंडिया की कुंडली में, 8वें मोस्ट मैलेफिक, 8वें भाव का स्वामी होके वो बैठा है 6ठे भाव में, तो वो पैंडेमिक दे रहा है। और जब जब जो है जुपिटर इंडिया की कुंडली में एक्टिवेट हुआ है, तब तब अभी जो भी हो रहा है, जुपिटर और केतु उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। केतु यहाँ अष्टम में अभी बैठा हुआ है और जुपिटर यहाँ सैटर्न के साथ 9वें में बैठा हुआ है। वो उसको और डिस्कस करें, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। And planets in transit or by aspect when it comes into contact with most effective points of other houses. Functional malefic planet strong है तो अपने दशा अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन ट्रांजिट में, गोचर में वो नुकसान पहुंचाते हैं। रुकूं मैं या कुछ नहीं क्लियर हुआ? तो वेनस तो क्लियर हुआ सर, लेकिन वो जुपिटर पर तो आ जाते दूसरा आ रहे हैं ना, वो तो एक एक करके ले रहे हैं। हर एक प्लैनेट को हमने लिया ना। वी आर असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। देखिए अब हमारे सन पर, सन इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। क्यों मोस्ट बेनिफिक है? आप लोगों ने मोस्ट बेनिफिक का डेफिनेशन याद किया होगा अगर तो 4293 हमने बोला था, 4293। if there is a मूल त्रिकोण राशि in the 4th house, the lord of the 4th house for that horoscope is the most benefic planet. तो यहाँ 4th house में क्या है? लियो। लियो है, लियो है। लियो का स्वामी कौन है? सन। सन। तो सन जो है, सन इस हॉरोस्कोप के लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ हमें असेस करना है। मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है तो अगर वीक होगा तो फल नहीं देगा ना। देखिए, is the most benefic planet as it is the lord of the 4th house where its मूल त्रिकोण राशि lies. It is placed in the 12th house. अब एक एक करके लीजिए। 12th हाउस में किसी ग्रह का बैठना अच्छा होता है कि खराब होता है?
हाँ है खराब होता है। खराब होता है। लेकिन 6, 8 एंड 12 खराब होता है। खराब होता है। लेकिन तो वो उच्च का है, उच्च हाँ, वो का है आगे ऐसा। आगे आ रहे हैं ना, आगे आ रहे हैं। ओके। तो ये वीक हो गया थोड़ा, खराब। यहाँ 12वें में बैठने से, 12वें में बैठा हुआ है ना ये, ठीक है। इट इज एक्सॉल्टेड, ये उच्च का है। सो इट गेन सम स्ट्रेंथ। इट इज अवे फ्रॉम द MEP ऑफ द 12th हाउस विच इज गुड। MEP देखिए गुड, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर 12th हाउस, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सूर्य मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, यहां आने से सूर्य तो कमजोर हो जाता है, सूर्य कमजोर हो जाता है। लेकिन चूंकि मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है तो कुछ 12वें भाव को फायदा वो पहुंचाएगा। खुद कमजोर होगा लेकिन 12वें भाव को फायदा पहुंचाएगा। अगर MEP के ऊपर अगर वो बैठा है, MEP को चूंकि ये फंक्शनल बेनिफिक है तो 12वें भाव को कुछ फायदा वो पहुंचाएगा, ऑल्दो खुद कमजोर होगा बिकॉज 12th हाउस में है। तो ये इसमें मिक्स्ड रिजल्ट देगा। अब मिक्स्ड रिजल्ट कैसे इसने दिया इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, बाद में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड रिजल्ट इसने कैसे दिया। जो इसको अगर ये मान लीजिए उच्च का किसी दूसरे भाव में होता, ये उच्च का मान लीजिए सेकंड हाउस में देता, तो ये एक्सीलेंट रिजल्ट देता। लेकिन चूंकि ये 12वें भाव में चला गया तो इसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो गई। तो देखिए, इट इज एक्सॉल्टेड सो इट गेन सम स्ट्रेंथ। इट इज अवे फ्रॉम द MEP ऑफ द 12th हाउस व्हिच इज गुड। इट्स मूल त्रिकोण राशि इज हाउएवर एस्पेक्टेड बाय मार्स which somewhat weakens it। अब देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट था ना वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स में, क्या हमने डिस्कस किया था? किसी भी ग्रह की, एक मिनट सुन लीजिए पहले फिर पूछिएगा। किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, इसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? सूर्य की 4th हाउस में। 4th हाउस पे किसका एस्पेक्ट है? मार्स का तो मार्स का 4th एस्पेक्ट है, मार्स का 4th एस्पेक्ट है। लेकिन वो MEP से अलग है, 10 डिग्री है। MEP से अलग है, लेकिन आप 5 डिग्री से ज्यादा है कि 5 डिग्री से कम है? कम है। विदिन 5 डिग्री है, लेकिन 5 ही डिग्री है। 5 डिग्री से थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है ये मूल त्रिकोण राशि इसकी। क्योंकि मार्स क्या है? मार्स फंक्शनल मैलिफिक है, ठीक है। मार्स इज अ फंक्शनल मैलिफिक, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा नहीं करेगा कमजोर, थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल सन इज अ मिक्स्ड है, मतलब ना तो वो बहुत अच्छा फल देगा ना खराब देगा, वो मेजर्ड तरीके से फल देगा। अपने अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में किसके साथ कंबाइन करके कैसा फल देगा वो फिर प्रेडिक्शन का पार्ट है। इट्स मूल त्रिकोण राशि इज हाउएवर एस्पेक्टेड बाय मार्स व्हिच समवॉट वीकन्स इट। हमने लिखा है ना समवॉट, पूरा कमजोर नहीं कर रहा है। अगर जुपिटर की दृष्टि हो जाती, यहाँ जुपिटर तो एग्जैक्टली जो है ना, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है, जुपिटर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो जुपिटर तो इसको लग्न को जो है बहुत कमजोर कर दिया, लग्न को। खुद तो फर्स्ट हाउस में तो मजबूत हो गया, जुपिटर की जहां जहां दृष्टि होगी, जैसे जुपिटर की दृष्टि 5वें भाव पर है तो 5वें भाव को बहुत कमजोर कर दिया। मरकरी जो है 5वें भाव का स्वामी वैसे ही गया हुआ है 12th हाउस में, तो अब खैर नहीं वो वहां पहुंच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मरकरी ही है। अब मरकरी पर आ जाइए। मरकरी क्या है? इट इज अ फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट, बट इन क्या है सर ये तो सन का फाइनल क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है? क्योंकि उसमें दोनों है, MEP भी है। देखिए ऐसा है ना, अभी नंबर मिक्स देने वाला, रिजल्ट। सुनिए, नंबर देने वाला हम अभी चैप्टर नहीं कर रहे हैं, नंबर देने वाला भी चैप्टर है, ठीक है, वो बहुत एडवांस्ड है, उसको अभी हम कर देंगे। तो आप लोग इसमें मिक्स्ड रिजल्ट आएगा सन का। अच्छा, मिक्स्ड रिजल्ट, हाँ ठीक है, मिक्स्ड रिजल्ट आएगा। मरकरी पर आइए। मरकरी क्या है? फंक्शनल बेनिफिक है कि फंक्शनल मैलिफिक है इस हॉरोस्कोप के लिए? फंक्शनल बेनिफिक है। बट बैठा कहाँ है? 12th हाउस में। 12th हाउस में। डिग्री कितनी है? डिग्री 4.56 है, MEP के पास लेस है। देन 5।
कोई मजबूती मरकरी में नजर आ रही है क्या? कोई भी किसी तरह की मजबूती नहीं। और क्या कमजोरी है? वीनस के साथ और क्या कमजोरी है? इन्फेंसी में है, 4 डिग्री का है, 5 डिग्री से कम का है, 12वें में बैठा हुआ है। और क्या कमजोरी है? और जो कमजोरी है वो आपको समझने की वाली बात है। ये कॉम्बस्ट है क्या? मर्क्यूरी कॉम्बस्ट है? कॉम्बस्ट नहीं, मरकरी कॉम्बस्ट नहीं, दूर है, दूर है। ठीक है, मरकरी के कंबस्शन पर ना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मरकरी और सन हमेशा एक साथ रहते हैं। जिसके साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। हाँ, लेकिन दूर बैठा है ना, देखिए अभी बैठा है, हाँ जी। नहीं। और मरकरी के क्या इसमें वीकनेस है बताइए? 2 तो बहुत जबरदस्त वीकनेस निकल गई मरकरी की। और क्या वीकनेस है? जो समझने वाली सबसे ज्यादा वीकनेस है ना, उसको आप लोग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस होती है या स्ट्रेंथ होती है। जो अभी हमने सन के बारे में बात किया कि मंगल की दृष्टि है इस पर, इसके मूल त्रिकोण राशि पर, तो मरकरी के मूल त्रिकोण राशि पर किसकी दृष्टि है? जुपिटर की। जुपिटर की कैसे दृष्टि है मरकरी के मूल त्रिकोण राशि पर? 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि नहीं, मतलब कितनी मजबूत दृष्टि है। ओह, सॉलिड है, एमईपी पे ही है। हाँ, एमईपी पे है। तो मरकरी को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। ठीक है, मरकरी जो है कोई भी अच्छा फल देने के लिए की सक्षमता उसकी खत्म हो गई। क्यों? देखिए अब इसमें हमने क्या लिखा है, इट इज फर्दर वीकेंड as its मूल त्रिकोण राशि वर्गो is in the 5th house, is under the exact malefic aspect of most malefic planet Jupiter. Jupiter 8th house का स्वामी है ना, most malefic planet है, मोस्ट मैलिफिक, और उसका एग्जैक्ट एस्पेक्ट है। ठीक है, ये इसको खत्म कर दिया मरकरी को। 5th हाउस को तो वीक कर ही दिया। तो इसमें जो 5th हाउस से कनेक्टेड हैं, जो मरकरी प्रॉमिस करता है, जैसे बच्चों को लेकर के बच्चों को प्रॉब्लम होगी और भी बहुत सारी बातें हैं, वो प्रॉमिस जो है मरकरी फुलफिल नहीं कर पाएगा जो उसको करना चाहिए। ठीक है, अपने दशा अंतर दशा में मरकरी विल गिव प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मरकरी। हेल्थ का भी कारक है, हेल्थ के भी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन हेल्थ का हाउस लकीली जो है वेल फोर्टिफाइड है, तो इसीलिए वो देखिए। एक और दूसरी बात क्या है कि जब आप प्रेडिक्शन में जाएंगे ना, किसी भी एक प्लैनेट को या एक भाव को देख करके आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप पहले जज कर लेना होगा, तभी आप प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए। Hence weak. It is further weakened as its मूल त्रिकोण राशि वर्गो in 5th house is under exact malefic aspect of most malefic planet Jupiter. So overall very weak to protect its significations. अब आते हैं हम जुपिटर पर। Jupiter is the most malefic planet sitting exactly on the most effective point of the Lagna, hence weakening the Lagna and aspects 5th, 7th and 9th house। 5, 7 और 9 को मरकरी देख रहा है, तीनों हाउस को उसने स्पॉइल कर दिया। खुद तो चूंकि लग्न में बैठा है तो खुद उसको कुछ स्ट्रेंथ मिली ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बीइंग सिटिंग इन द लग्न। इट इज अ गुड पोजीशन टू बी इन, लेकिन दैट इज द ओनली, बट अदरवाइज इट इज एन आउट एंड आउट मैलेफिक। ये अपने पीरियड में चूंकि 8वें का स्वामी एग्जैक्टली बैठा हुआ है असेंडेंट पर, तो फर्स्ट और एथ कॉम्बिनेशन इज अ वेरी पोटेंट कॉम्बिनेशन फॉर गिविंग एक्सीडेंट। जब जब जुपिटर की जो है अंतर दशाएं आई, इसका एक्सीडेंट हुआ। इसका पॉजिटिव पॉइंट लेकिन क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फर्स्ट में बैठा है, तो 8वें का कुछ रिजल्ट जो है, चूंकि ये फर्स्ट में बैठा है, तो 8वें का कुछ रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट वीक है या स्ट्रांग है तो कुछ भी नहीं देगा। ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा। मरकरी भी कुछ देगा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये 8th हाउस के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, जैसे इनहेरिटेंस है, तो इनको जो है
तो ठीक ठाक, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बाप दादा की जो है थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई। ठीक है, चलिए 5th 7th 9th हाउस को, 7th का इनको खराब रिजल्ट मिला, 5th का खराब रिजल्ट मिला, 9th का भी खराब रिजल्ट मिला। ठीक है, 7th का मतलब मैरिड लाइफ वाज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, विथ एन हेंस वीकनिंग देम ऑल, तीनों भावों को 5 7 और तीनों को खराब कर दिया मरकरी। ठीक है, by virtue of being situated in the lagna and auspicious placement, Jupiter gains some strength to protect its significations. It has a conjunction with Mars, although wide, hence impacting Mars mildly. ये करीब करीब 4 डिग्री समथिंग जुपिटर और मार्स एक दूसरे के हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट का कारक मार्स भी है, तो एक्सीडेंट खूब दिए इसने। मार्स भी एक्सीडेंट का है, 12वें भाव का स्वामी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी दिया। ठीक है, हॉस्पिटल में भी गए, दोनों मैलेफिक है, दोनों मैलेफिक है, इनको जो है ब्रेन की बीमारी हुई, आप समझ रहे हैं ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सामने है आपके। जो है हॉस्पिटलाइजेशन 2-3 बार हो चुका, ब्रेन की बीमारी हुई। ठीक है, लेकिन चूंकि 6th हाउस का स्वामी शुक्र, बीमारी का स्वामी शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तो ये फेटल नहीं हुआ, बीमार पड़े लेकिन वो निकल आए। फेटल बीमारियां हुई लेकिन रिकवरी वाज वेरी फास्ट। तो दिस इज हाउ वी स्टडी इसको, इस हॉरोस्कोप को हम फिर डिटेल में इसको पढ़ेंगे इवेंट वाइज, जब हम प्रेडिक्शन सीख जाएंगे तब। ठीक है, अब आइए मार्स पर। मार्स इज अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन द लग्न, स्पॉइल्स लग्न समवॉट, एग्जैक्टली नहीं सटा हुआ है लेकिन हाँ 4-5 डिग्री पर है। as it has a wide conjunction with it, it also somewhat impacts Jupiter. It aspects 4th 7th and 8th houses, बहुत नजदीकी का एस्पेक्ट नहीं लेकिन एस्पेक्ट तो है। by sitting in the lagna and auspicious position, it retains some power to protect its significations. तो मार्स जो है वीक ही है, वीक ही है, क्योंकि ये एमईपी के पास बैठा हुआ है, जुपिटर बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये कुछ खास कर नहीं पाएगा मार्स, बल्कि नुकसान ही किया मार्स ने, नुकसान ही किया मार्स ने। देखिए एग्जांपल देते हैं हम आपको। अब यूं समझिए, बीच बीच में मैं रुक करके प्रिडिक्ट समझाने के लिए खाली कर देता हूँ। 4th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? 4th हाउस से हम देखते हैं एसेट्स देखते हैं, प्रॉपर्टी। 4th हाउस से हम एसेट्स देखते हैं, एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं, गाड़ी घोड़ा देखते हैं। ठीक है, मकान जमीन का कारक मंगल है, 12वें का स्वामी लग्न में बैठा है, कमजोर कर दिया 4th को भी, तो ये आदमी मकान नहीं बनवा पाया अपने नाम से, अपने नाम से नहीं बनवा पाया। लेकिन चूंकि सन जो है एग्जॉल्टेड है लेकिन 12वें में चला गया है, तो मकान बनाया इन्होंने, पैसा इन्हीं का खर्च हुआ, लेकिन इनके नाम से नहीं किसी और के नाम से बनवाना पड़ा। इसका 4th हाउस का कारक जो है, नेचुरल कारक जो हमने बताया था कल, मैं दे भी दूंगा वो आप लोगों को। जनरल सिग्निफिकेशंस मार्स 4th का भी है और वीनस भी है, वीनस बहुत स्ट्रांग है। तो ये वीनस रिलेटेड जो भी है, लग्जरीज, गाड़ियां वाड़ियां, तो इस आदमी ने उसकी कमी नहीं रही। मार्स चूंकि प्रॉपर्टी का है, मार्स कमजोर है, प्रॉपर्टी नहीं हो पाई लेकिन गाड़ियां हो गई, गाड़ियां और अदर लग्जरी आइटम्स जो है। वीनस उच्च का है, वीनस जब जिसके हॉरोस्कोप में उच्च का रहेगा ना और वेल प्लेस्ड रहेगा ना, उसको लग्जरी आइटम्स की कभी कमी नहीं होगी। तो यही इनके साथ हुआ। चलिए, लेट अस कम टू सैटर्न। इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बट वेरी वीक, एज इट इज इन 29 डिग्री का है, ये वीक हो गया, ओल्ड एज, एंड सिटिंग इन अ साइन हाउस एडवर्सली impacted by Jupiter. सैटर्न बूढ़ा भी है और 5th हाउस में बैठा है। जुपिटर जो है, जुपिटर 5th हाउस को देख रहा है, तो सैटर्न कमजोर हो गया। ठीक है,
loses most of its power to protect its results. Its dispositor, देखिए अब डिस्पोजिटर की बात, जो हमने डिस्पोजिटर की बात की थी ना, इस डिस्पोजिटर मरकरी, क्या बोला था हमने? डिस्पोजिटर समझाया था आपको कि जिस मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह बैठा रहता है, सैटर्न यहाँ किसकी मूल त्रिकोण राशि में है, किसके घर में बैठा हुआ है? मरकरी। मरकरी। तो मरकरी इसका लैंडलॉर्ड है, यानी कि इसका डिस्पोजिटर है। लैंडलॉर्ड जब तक मजबूत नहीं होगा ना, सैटर्न मजबूत नहीं हो सकता है। सैटर्न ऑलरेडी वीक है। लैंडलॉर्ड हम मरकरी को हम देख चुके हैं कितना स्ट्रांग है या वीक है मरकरी, हम डिस्कस कर चुके हैं। मरकरी इज वेरी वीक, तो सैटर्न कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन मरकरी। तो सैटर्न भी वीक है। अनफॉर्चुनेटली 10वें भाव प्रोफेशन के भाव का कारक जो है सैटर्न वीक हो गया है, लेकिन बैठा है फिर भी कहाँ बैठा है? इट इज सिटिंग इन अ गुड हाउस। तो इन्होंने ठीक ठाक नौकरी वोकरी दे दी, बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ही ठाक नौकरी वोकरी दी, चला सब कुछ। लेकिन सैटर्न, और दूसरा क्या है, सैटर्न टॉरस लग्न के लिए योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह क्या होता है वो फिर हम बता देंगे आप लोगों को, वो डेफिनेशंस में आ जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था, एक डेफिनेशन हमने दिया था ना, कौन सा केंद्र होता है और कौन सा त्रिकोण होता है घर। जी जी। तो जो किसी भी हॉरोस्कोप में अगर किसी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ही होता है तो वो योग कारक ग्रह मानते हैं। तो यहाँ पर ये केंद्र है, ये कुंभ राशि केंद्र है, और कैप्रिकॉर्न जो है सैटर्न की ये त्रिकोण है। तो इन दोनों का स्वामी होने के चलते सैटर्न वैसे योग कारक ग्रह है टॉरस लग्न वालों के लिए। तो सैटर्न टॉरस लग्न वालों को नुकसान कभी नहीं करेगा, और योग कारक होने की वजह से थोड़ा कमजोर भी होगा तो अपने कुछ रिजल्ट्स देगा। योग कारक ग्रह जिसमें भी योग कारक, जिसके सैटर्न इज योग कारक फॉर बोथ लिब्रा एंड टॉरस। ठीक है, ये फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर आगे जब हम आएंगे प्रेडिक्शन में। तो सैटर्न वीक है लेकिन थोड़ा बहुत देगा। मून को देखिए, चंद्रमा इज अ फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट बट इन ओल्ड एज thus losing its potential to protect its signification। चंद्रमा जो है, चंद्रमा बैठा हुआ है 29 डिग्री पर, ये भी कमजोर है। थर्ड हाउस का स्वामी है। तो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट इसलिए करेगा थोड़ा बहुत क्योंकि ये इट इज सिटिंग इन अ गुड हाउस। 9th हाउस इज ए हाउस ऑफ फॉर्च्यून, ये भाग्य स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करेगा लेकिन बहुत अच्छे तरह से तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ जो गुण है थर्ड हाउस के कुछ प्रोटेक्ट करेगा जो इसको करना है। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? वी हैव डिस्कस्ड ऑल द, लेकिन 9th हाउस को जुपिटर भी देख रहा है ना, अपना एस्पेक्ट दे रहा है। हाँ वो देख रहा है, 9th हाउस वीक है। लेकिन देखिए ऐसा है ना, ये नॉन मूल त्रिकोण राशि है इसीलिए बहुत ज्यादा। देखिए एक चीज आप तो समझिएगा, सर मून का यहाँ क्या रहेगा? मून का रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। मून के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो ये ओवरऑल इस हॉरोस्कोप, राहु हमने बताया था, राहु वेल प्लेस्ड है, सो कैन गिव गुड मटेरियल बेनिफिट्स। राहु मटेरियल बेनिफिट्स अपने दशा अंतर दशा में देगा, लेकिन राहु अदरवाइज ट्रांजिट में बहुत नुकसान करता है, राहु और केतु दोनों। और केतु शायद ही किसी को फायदा पहुंचाता है। केतु की जब भी किसी की भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा महादशा आएगी तो वो परेशानी का एक टाइम होता है। अगर हॉरोस्कोप वीक है तो बहुत परेशान करता है केतु, अगर हॉरोस्कोप ओवरऑल साउंड है तो उसी हिसाब से परेशानियां आती हैं। केतु वेल प्लेस्ड एंड कैन गिव सम गुड रिजल्ट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल साइड। हमने बताया ना स्पिरिचुअल साइड, केतु आपको ये बड़ा, ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों इसमें ऐसे हो जा रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये नहीं खुल रहा है।
और सर केतु जैसे स्कॉर्पियो में उच्च का होता है तो वहाँ कैसा रिजल्ट देगा? एक सेकंड पहले हमको खोलने तो दीजिए इसको। ये क्यों नहीं खुल रहा है? इसको मैं पहले फिर स्क्रीनशॉट चेंज करूँ। हाँ क्या बोल रही हैं तो आप? दूसरा हाँ, हाँ मैं कह रही सर जैसे केतु जैसे स्कॉर्पियो में उच्च का है। केतु हाँ स्कॉर्पियो में उच्च का है। हाँ तो वहां भी ये बुरा रिजल्ट ही देता है। कहाँ इसमें उच्च का है? नहीं यहाँ तो नहीं है, वो दूसरा जो टेबल ये हमने किया ऐसा है था। ना, उसमें वो मतलब आप सिर्फ उच्च को पकड़ के मत चलिएगा, ठीक है ना? अच्छा सिर्फ उच्च को मत हाँ जी। पकड़ के मत चलिएगा। उच्च का हो सकता है कि छठे 8वें 12वें भाव में भी हो वो। तो केतु के उच्च का बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ वो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देगा। केतु अगर आपका उच्च का है, आपको जो है वो स्पिरिचुअलिज्म में ले जाएगा, पूजा पाठ करवाएगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना देगा, ठीक है? केतु के गुण यही सब होते हैं, लेकिन आपको परेशान करेगा। Ketu well placed can give some good results which are associated with spiritual side of things. However, its dispositor moon is quite weak. Dispositor केतु का जो है मून वो कमजोर है, इसीलिए केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स में नहीं देगा, ठीक है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये एक हम बर्ड्स आई व्यू लिया हमने सारे प्लैनेट्स का। अब उसमें प्लैनेट्स को नंबर देने का भी एक है सिस्टम, कितने परसेंट नंबर मिल रहे हैं वो अभी नहीं कर रहे हैं हम, उसको हम बाद में करेंगे। कितना क्या कौन सी नंबर नहीं अभी छोड़ दीजिए कितना परसेंट नंबर से सर पता चलेगा ना कि कितना रिजल्ट रहा है। अभी तो आप अच्छा रहा, अभी आप नंबर पे मत पहुंचिए ना, अभी हम नंबर पे पहुंचेंगे हम लोग बाद में। हाँ जी हाँ अभी जी कंक्लूजन क्या है इस हॉरोस्कोप का कि एक्सीलेंट ये ऊपर उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। पहले तो ठीक था, तो कुछ हमको करवाना पड़ेगा, सेटिंग में गड़बड़ी है, बेटे से करवाना। कंक्लूजन ये है कि एक्सेप्ट वीनस अदर प्लैनेट्स आर वीक और एवरेज और जस्ट ऑफ, लास्ट लाइन कटी हुई है, और जस्ट ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कंक्लूजन ये है कि ये बहुत प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप नहीं है। जैसा कि हमने बताया, वीनस की जब जब अंतरदशाएं आई तब तक एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले। तो वीनस की अंतरदशाएं इनकी जिंदगी में करीब सब मिला जुला करके 15 साल बीच बीच में तोड़ के, वीनस सबसे लंबी महादशा का पीरियड वीनस का ही है ना, 20 साल का। तो उसी प्रोपोर्शन में उसकी अंतरदशाएं भी आती हैं, है ना? स्लो मूविंग प्लैनेट्स में जैसे सैटर्न में उसकी अच्छी खासी 3 साल समथिंग की अंतरदशा होती है। तो वो जब आई तब तक एक्सीलेंट 15 साल 12 से 15 साल इनकी जिंदगी में जो है शुक्र की अंतरदशाएं आई। तो वो पीरियड इनका बहुत अच्छा रहा हर लिहाज से, जो भी वो कर पाए उसी पीरियड में कर पाए। बाकी जब इनकी जो है मरकरी की अंतरदशाएं आई तो इनको बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानियां हुई। सूर्य की आई ठीक ही ठाक था, जुपिटर की आई एक्सीडेंट बहुत हुए, कई सारे एक्सीडेंट हुए। मंगल और जुपिटर जब आया तब तब इनको प्रॉब्लम आया, हेल्थ की प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स को असेस करते हैं। इसी तरीके से हम जो हाउसेस होते हैं उनके भी स्ट्रेंथ को हम असेस करते हैं, हाउसेस की स्ट्रेंथ को भी। वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, हाउ टू असेस स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस। अब बताइए आप लोग, इसको थोड़ा पढ़िएगा, ये सुनिएगा, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सारे कॉन्सेप्ट्स, वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, 4-5 पॉइंट्स हैं। वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 11-12 पॉइंट्स हैं। वो आपको रटना तो जरूरी है, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है।
किसी भी ग्रह को आप किस किस एंगल से देखेंगे, क्या क्या उसमें देखना है, वो आप जब समझ जाएंगे तो आप किसी हॉरोस्कोप को जज करने के लिए फिर आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे ये चेकलिस्ट है, कोई आपको अब अपना हॉरोस्कोप लेकर के आएगा रीडिंग के लिए, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, उसके बाद फिर अच्छा ये अब बता देता हूं मैं कि ये रिजल्ट आते कब हैं। ये रिजल्ट आएंगे महादशा अंतरदशा, हमने पढ़ाया है ना आप लोगों को। तो जैसे शुक्र है, तो शुक्र अपना रिजल्ट कब देगा? शुक्र अपना रिजल्ट देगा अपने महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के पीरियड में, मेनली वो रिजल्ट देता है। ट्रांजिट में भी देगा लेकिन मेनली उसमें देगा। ट्रांजिट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांजिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अंतरदशा, दशा लॉर्ड्स अपना रिजल्ट कैसे देते हैं, दशा और ट्रांजिट मिलकर के रिजल्ट कैसे देते हैं। ठीक है, ये फिर हमारे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे प्रिडिक्शन पार्ट पे, कैसे हम एक एक टॉपिक लेकर के, जैसे आयु देखनी है, नौकरी देखनी है, ठीक है, घर बार देखना है, घर द्वार देखना है, एसेट्स देखना है, ठीक है, शादी देखनी है, मैरिड लाइफ देखनी है, बीमारियां देखनी है, फिर वो हम टॉपिक वाइज करके चलेंगे। तो हमारा अपना एस्टिमेट है कि 15 क्लास में बेसिक खत्म हो जाता है, बेसिक्स 15 या हो सकता है और जल्दी, क्योंकि मैं 2-3 चैप्टर को कंबाइन कर रहा हूँ। आज हमने 2 चैप्टर जो पहले हमने एडवांस क्लास में अलग अलग लिया था, वो आज हमने, जैसे पिछला भी हमने 5 और 6 को एक बार कंबाइन किया था, 7 अलग किया था, ये 2 चैप्टर कंबाइन करके हमने किया है, जो पिछले कोर्स में, पिछले बैच में हमने एक ही में एक एक करके किया था। तो मैं थोड़ा जल्दी भी जा रहा हूँ। पहले क्लासेस हमारे 1 घंटे के होते थे, अभी हमारे क्लासेस ऑलमोस्ट, आप देखिएगा एवरेज वीडियो का टाइम देखिए तो 1.5 घंटे की क्लासेस चल रहे हैं। तो अब आप लोग पूछिए, कुछ पूछना है तो। पूछना है तो पूछिए। एक सवाल था सर। हाँ, हालांकि यहाँ पर शनि काफी वीक है, 29.44, मतलब ओल्ड एज में है। आपने एक बताया था कि शनि आयु कारक भी होते हैं। हाँ हाँ। तो ये आयु कारक का भी तो काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा, आयु कारक का भी काम करेगा। सिर्फ शनि नहीं होता है ना आयु कारक में। ओके। हाँ, आयु जब लॉन्गेविटी डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे ना, सिर्फ शनि नहीं ना। वो तो लॉन्गेविटी देखने में और भी रोल होते हैं ना प्लैनेट्स के, नॉट ओनली सैटर्न। सैटर्न इज, हमने आप लोगों को तो हमने लॉन्गेविटी पढ़ा दिया है ना, लॉन्गेविटी में कैसे कैसे देखना है, longevity में क्या क्या, which are the significators and prime determinants of longevity, which are the supplementary determinants of longevity, ठीक है। एंड देन देखिए longevity देखने में सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप को भी देखना पड़ता है longevity में। खाली आप जो है ना उस पर नहीं जा सकते हैं। longevity में strength of Saturn alone you cannot judge longevity. There are so many. It's one of the कारक्स. One of the कारक्स. आयुष कारक तो वो है ही है। आयुष कारक तो सैटर्न मेनली आयुष कारक होता है। तो और आप लोग देखिए, आप लोग क्या और पूछना चाहते हैं। ये हिंदी में मार्गी और वक्री किसको? वक्री तो डुप्लीकेटेड हो गया ना? नहीं, वक्री होता है। देखिए वक्री का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं है पढ़ रहे हैं, वक्री और नहीं मानते हैं हम लोग। रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, वो कुछ दिन के लिए प्लैनेट्स जो हैं वो उल्टी चाल चलते हैं, वो वैसे इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। हाँ, वो अगर आप पंचांग में देखिएगा, जैसे अभी शनि और जुपिटर दोनों वक्री हैं, शनि जुपिटर, और शायद एक और ग्रह कोई, शायद शुक्र, वीनस। हाँ शुक्र भी वक्री है। वो आपको पंचांग से देख करके मिल जाएगा। तो मार्गी क्या हुआ? मार्गी डायरेक्ट जब चलता है अपनी सीधी चाल में तो मार्गी क्या है।
सीधे जब चलता है तो मार्गी कहते हैं। और चैप्टर था, इसको समझ लीजिएगा ठीक से। इसको वीडियो 1-2 बार देखिएगा, 1-2 हॉरोस्कोप्स आप लोग बनाइएगा और वो प्रोग्राम बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अब हम जब प्रेडिक्शंस पे आएंगे तो उस सॉफ्टवेयर की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों ने मंगवा लिया है, तो सॉफ्टवेयर की तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे आगे। और फिर वैसे तो हमने बोला है केपी स्टार 1 है, पता नहीं अब तो शायद वो भी सुनते हैं, शायद अब वो भी फ्री नहीं रह गया। नहीं आज फ्री है, लेकिन जो रिजल्ट जो दे रहा है ना, तो सुपर इम्पोज हो जाता है कुछ नहीं वो उसका टेबल है, टेबल पर चढ़ जाता है, राइट अप चढ़ जा रहा है। हाँ वो ठीक नहीं है। हाँ तो हम अनइंस्टॉल कर दिए था, हम किए थे। हाँ और लोगों ने भी किया था। सर ये कैसा है एस्ट्रोसेज? एस्ट्रोसेज सब ठीक है। देखिए वैसे आप किसी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोसेज भी तो फ्री है। एस्ट्रोसेज फ्री है। हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर देखिए पूनम जी, ऐसा चाहिए तो पैसा लगता है उसमें भी। ऐसा है ना कि हम आगे हम कृष्णमूर्ति पद्धति सीखेंगे, तो कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए जो है ना फुल प्रूफ एक सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए, मैं उसी को सजेस्ट कर रहा हूँ, फुल प्रूफ। और बाकी वैसे बहुत महंगे महंगे हैं, 25,000 से लेकर के 75,000 1 लाख तक भी है। और मैं जो बता रहा हूँ वो फुल प्रूफ है, उसमें सारे फीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। आप उसमें अपना नाम भी डाल सकते हैं, नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजर, आप प्रिंट आउट, सारा कुछ उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं है, सारे फीचर्स हैं। तो इसीलिए मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। वैसे आपकी मर्जी, जैसा आप वो चाहेंगे, लेकिन फुल फीचर्स उसमें जो है सारे फीचर्स हैं। तो शुड वी कॉल इट अ डे? यस सर। काफी क्या टाइम हो गया? 11:10 टाइम तो हो गया, 11:15 हो गया। तो इसको आप लोग कल कृपया इसको पढ़िएगा, कल भी क्लास रखेंगे हम, या अगर आप बोलिएगा ये ज्यादा हैवी है तो एक दिन का गैप करेंगे, जैसा बोलिएगा आप लोग। बड़ी क्लास में एक दिन का तो गैप कर दीजिए। कल का गैप जी सर एक दिन का गैप लेके चलिए। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्लास के बाद जो है ना, नेक्स्ट क्लास के बाद मैं एक टेस्ट रखूंगा, ठीक है? उसमें कोई टेस्ट है एक बनाया हुआ हमने, एक्सरसाइज, वो अभी तक जो पढ़ाई की है उसको थोड़ा रिवीजन का, तो रिवीजन क्लास रहेगा, टेस्ट क्या रहेगा, रिवीजन क्लास रहेगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं दूंगा, उससे फिर आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। तो फिर हम लोग कब, परसों मिलेंगे? सर पिछला सब रिवाइज करना पड़ेगा ना। हाँ फिर कीजिए, तो एक दिन का गैप आप ले लीजिए कल और कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना? तो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। जी सर। ओके ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। टाइम नहीं मिलता, दूसरे दिन पे बच्चा कर लेता है ना सारा। ठीक है, कल क्लास नहीं होगा, परसों होगा। हाँ सर इन सब के प्रिंट आउट कैसे निकलेंगे?